नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज का दिन शुभ हो उसके लिए। और आप जानते हैं कि शुभ उनके लिए भी जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम दल और एक साथ निकल कर आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा करने के लिए हम आज इस वक्त मौजूद हैं डीबी लाइव ब्रेकिंग में। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अभी तक जितनी चीजें हुई हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो घटनाक्रम है वो आप सब जान चुके हैं। और वो घटनाक्रम है कि इस देश के सियासत में उफान है इस वक्त। उफान इस ढंग से क्योंकि सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया। हालांकि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसको कल खत्म कर दिया गया है। 22 तारीख तक होना था लेकिन वो खत्म है, कल ही 21 तारीख को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन उससे पहले एक नहीं बल्कि 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद कल सांकेतिक तौर पे ही सही लेकिन पुरानी बिल्डिंग, जो संसद की पुरानी बिल्डिंग गोल वाली जो है, उस बिल्डिंग से ये मार्च, लोकतंत्र बचाओ का मार्च विपक्षी सांसदों ने निकाला। और मुख्य रूप से आप देख रहे हैं 82 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं, वो निकलकर बाहर आए। उनके साथ साथ तमाम दलों के नेता, कांग्रेस के अलावा बाकी 28 दलों के नेता जो हैं, जो वहाँ संसद में हैं, 28 नहीं जितने भी हों वो संसद में जो हैं, जो निकाले गए, वो सब भी वहाँ मौजूद थे। इनके साथ साथ आज क्या कुछ होने वाला है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। आज इसलिए क्योंकि 22 तारीख है और प्रोटेस्ट आज बिल्कुल हो सकता है कि चरम पे हो, क्योंकि यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, अलग अलग दलों के नेता पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ पूरे देश भर में भी होगा। ये मंच की तस्वीर सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए 142 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में, हालांकि 142 नहीं अब 146 हो गए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमारी टीम पहुँच चुकी है, वहाँ से पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और बुशरा जी हमारी वरिष्ठ सहयोगी वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से इस प्रोटेस्ट में सेव डेमोक्रेसी, देखिए मंच की तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस मंच में प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट आज 22 तारीख को, और 12 बजे से पहले 11 बजे यहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेता पहुँचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। अभी ऑलरेडी 10:08 देख रहा हूँ मैं, तो थोड़ी देर में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि कल का घटनाक्रम जो कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसको लेकर के होगा, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और बॉक्सर विजेंद्र जो हैं, विजेंद्र सिंह, ये दोनों रहेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उतना मायने नहीं रखती है जितना मायने ये रखता है कि आज जो प्रोटेस्ट है, विरोध प्रदर्शन है, इस विरोध प्रदर्शन से क्या कुछ निकल के आ रहा है। आज पहली बार 28 दलों के नेता सड़क पे होंगे, और न सिर्फ दिल्ली में सड़क पे होंगे बल्कि ये पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में सड़कों पे होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार की जो खासकर जो सदन के अंदर जो कुछ हुआ, आप जानते हैं कि 13 तारीख को संसद में वहां की सुरक्षा को भेद कर 2 युवा जो हैं वो आते हैं दर्शक दीर्घा में, और जो दोनों युवा दर्शक दीर्घा में आते हैं उनका पास बनवाया जाता है। भाजपा से ही सांसद, मैसूर से चुने गए सांसद प्रताप सिम्हा जो हैं वो उनका पास बनवाते हैं। वो अंदर आते हैं, अंदर आकर पीले कलर के स्मोक से उस संसद भवन को, जब वो दर्शक दीर्घा से कूद कर आते हैं सांसदों की जहां वो लोग बैठते हैं वहां पे, तो वहाँ स्मोक फैला देते हैं, धुआं फैलाते हैं पीले कलर का। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब कुछ जानते हैं, तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा चुके हैं, आप तमाम बातों को जानते हैं। लेकिन इसके बाद जो इस पर बात होनी चाहिए, और खासकर ये होना चाहिए कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटी, सुरक्षा में कहाँ चूक थी, इन सब मसले पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन इसी मसले पर अगर सवाल किया गया तो विपक्ष को बाहर कर दिया गया। एक नहीं बल्कि सबसे पहले आप देखिए 14 सांसदों को बाहर किया जाता है, उसके बाद 78 सांसदों को, 78 सांसदों को बाहर किया जाता है। और जिस दिन 78 सांसदों को बाहर किया गया उस दिन भारत के संसदीय भारत के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया, क्योंकि 15 मार्च 1989 को 15 मार्च
1989 को राजीव गांधी की सरकार थी और उस समय इंदिरा गांधी के हत्यारों को लेकर जो एक श्वेत पत्र जारी करने के डिमांड में विपक्ष ने बहुत नारेबाजी की थी सदन के अंदर, और इसलिए उस समय 63 सांसदों को निकाला गया था। लेकिन ये बात 1989 की है, 1989 की है, 15 मार्च 1989 की बात। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कि शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि 17 या 18 मार्च की घटना है, जिस दिन 78 सांसदों को निकालकर मोदी सरकार ने एक और रिकॉर्ड बना लिया कि अभी तक संसदीय इतिहास में, भारत के आज़ाद भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि इतने सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह संख्या 146 हो गई है। कल आखिरी दिन था सदन का, और सदन के विंटर सेशन का यानी शीतकालीन सत्र का, और उस दिन भी 3 सांसदों को निकाला गया। 143 परसों थे, कल 3 सांसद और निकाल दिए गए, और इस प्रकार 146 सांसद। हालांकि ये सारे इसी सत्र के लिए निकाले गए थे, अगला सत्र जब भी होगा तो ये सारे सांसद मौजूद रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतने सांसदों को निकालकर कितने सारे बिल जो है वो पास करवा लिए गए। आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी, ये तमाम ऐसे बिल लेके आए गए थे जिसमें अलग अलग धाराओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन धाराओं पे बात होनी चाहिए थी। देश के कानून व्यवस्था को आप अगर चेंज कर रहे हैं, उस पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी था। लेकिन ये तमाम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए गए, और उसके बाद पूरी की पूरी जो कार्यवाही है उसको ठप कर दी जाती है। तो क्या ये सब सोची समझी रणनीति के कारण हुआ था, ये भी हम समझेंगे। और ये आप सीधे देख रहे हैं लाइव फ्रॉम दिल्ली का जंतर मंतर, जहां लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ के पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, और इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन, चलो जंतर मंतर। ये 22 तारीख, आज 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार का दिन, और यहां से हम लाइव एक बार फुल स्क्रीन पर भी ले आइए, ये वहां जरा दिखा दें कि क्या कुछ होने जा रहा है जंतर मंतर पे। और हमारे तमाम साथी जो अभी जुड़े हुए हैं, बाद में जुड़े या अभी जुड़े हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं। आप लोग जुड़ चुके हैं, और जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ अभी 2 साथी और मौजूद हैं, आइए उन सबसे पहले परिचय भी करवा देता हूं आपका, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बचाने की चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथी। आप दोनों का स्वागत है, और स्वागत इस्तकबाल एक बार आपका फिर से आप सबका। लोकतंत्र बचाओ, जरा दीपक जी आपके पास ही आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको दीपक जी? बहुत इंपॉर्टेंट डे आज विपक्ष के हिसाब से, और विपक्ष यहां से अगर पिकअप कर लेता है तो शायद 2024 यानी 24 का चुनाव थोड़ा सा आसान किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। राजीव जी, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक इतना महत्वपूर्ण दिन है, इस पे हर एक जागरूक नागरिक की नजर होनी चाहिए, और अगर वो भागीदारी कर सकता है कहीं से भी, तो उसको निश्चित रूप से अपनी चाहे वैचारिक भागीदारी ही क्यों न हो, वो भी उसे निभानी चाहिए। मुझे याद आ रहा है, जब हम लोग कॉलेज से पढ़कर निकले थे, 1975 का वो समय था, जब जयप्रकाश नारायण, आपने कहा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 82 साल के हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें जयप्रकाश नारायण का वो याद आना चाहिए जब उन्होंने ऐसे ही विपक्ष का नेतृत्व किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राहुल गांधी के साथ साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। वो इस समय संपूर्ण विपक्ष के एक, आप देखिए कि पितृ पुरुष की तरह वो काम कर रहे हैं, और सारे के सारे जो 28 जो दल हैं, वो जो एकत्र आज जो हुए हैं, वो राहुल गांधी की ऊर्जा के साथ साथ उनको एक ये विश्वास है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक निष्कलंक व्यक्ति, सारी जिंदगी जिस आदमी ने संघर्ष किया, बहुत गरीबी से ऊपर आया, वो उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो विपक्ष का एक बढ़ा हुआ हौसला और विश्वास, ये दोनों आज देखिए कि वो इकट्ठा होकर जो है पूरे देश में इस तरीके का एक बहुत बड़ा जो आंदोलन है वो चालू किया जा रहा है। अब इसमें 2024 का चुनाव में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र जिस मोड़ पर खड़ा है, अगर किसी व्यक्ति को, इस देश के किसी व्यक्ति को ये नजर नहीं आ रहा है कि आधे से ज्यादा संसद को आप खाली कराकर महत्वपूर्ण बिलों को पास करा रहे हैं, फिर भी आप अगर ये सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, तो फिर आपको अपनी राजनीतिक और नागरिक समझ पर फिर से एक बार विचार करना पड़ेगा। लोकतंत्र जो है वो पूरा का पूरा इस समय जिसको हम कहते हैं कि बस जेल के बाहर है लोग, इतना ही फर्क है। लेकिन लगभग जो स्थिति वही है कि ये सारे के सारे लोग पता नहीं कब अंदर कर दिए जाएं, आज क्या होगा इस आंदोलन के दौरान। लेकिन अब जो विपक्ष है, अब जो जागरूक नागरिक है,
जिसकी भी आस्था लोकतंत्र में है, उसके पास इस लड़ाई के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जिस समय जयप्रकाश नारायण ने जो 75 में जो आंदोलन शुरू किया था, और याद होगा आपको कि जब पटना के रामलीला मैदान में जब वो बाहर निकले तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था, और उस समय रामधारी दिनकर सिंह ने कहा था उनकी गिरफ्तारी के बाद कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, जो प्रसिद्ध कविता है उनकी, तब विवेक सबसे पहले मर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से सत्ताधारी दल के विवेक के मरने के ही संकेत है। जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से लोगों को बाहर निकाल दिया गया, आप कैसी संसद चाहते हैं? क्या आपने नई संसद भवन का निर्माण इसी के लिए किया था कि आप यहां से लोगों को निकाल बाहर फेंके? तो ये जो है, इस अब देश के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अपने लोकतंत्र और अपनी नागरिक आजादी के लिए वो लगातार संघर्ष करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज के इस आंदोलन की सफलता और असफलता पर ही न केवल 2024 बल्कि आने वाले समय की हमारी सारी जो लोकतांत्रिक पिक्चर की जो पटकथा है वो आज लिखी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उसी तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर सबकी नजर होनी चाहिए, और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। इसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे लोग। ये तो 2019 में जब मोदी दोबारा जीत कर आए थे तभी पता चल गया था कि आने वाला समय जो है वो लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हर वक्त का एक समय होता है, और शायद अच्छी चीजें जो है वो थोड़ा आपसे समय और धैर्य मांगती हैं। तो मुझे लगता है कि नागरिकों ने, इस देश ने जो धैर्य किया है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक हो, और इस तरीके से लगातार तानाशाही और निरंकुशता की ओर जो देश बढ़ रहा है, मतलब हमारी जो सत्ता है वो जिस तरीके से बेलगाम हो रही है, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक जो बहुत मजबूत विपक्ष चाहिए, संयुक्त विपक्ष चाहिए, वो दिन सामने है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रहे हैं, मजबूत विपक्ष चाहिए। उसी समय आप याद करिए, जब आप रामधारी सिंह दिनकर को याद कर रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, लेकिन उनकी ही कविता में एक और भी पंक्ति है जिसकी बात खूब होती है। जब भी उस दौर के उस आंदोलन की बात होती है तो कहा जाता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये भी उसी दौर में काफ़ी, और इन दोनों लाइनों को, कविता की दोनों अलग अलग लाइनों को आज के दौर में क्यों याद किया जाता है ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। जब भी परेशानियां बढ़ती हैं और जो हुक्मरान हैं या कहें जो सरकार है वो अगर तानाशाही की तरफ बढ़ती है तो जनता ऐसे ही कहती है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है इस वक्त, जब विपक्ष के दल हैं, पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर आज इस जंतर मंतर से हुंकार भरने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात कि 146 सांसदों को बाहर निकाल देना, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घटना इस ढंग से होती है कि आप एक एक बिल को बिना सांसदों के, बिना वहां के विपक्ष के आप पास करा लेते हैं। इससे दुखद और क्या हो सकता है? क्या लोकतंत्र जिंदा है? एक सवाल तो पूछा ही जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश को चलाने का बीड़ा उठाते हैं। पक्ष में जो बैठता है जनता उसको वहां बैठाने का मैंडेट देती है, लेकिन उसके अलावा जो विपक्ष में होता है उसको जनता इस ढंग से नहीं नकारती कि आप बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए। विपक्ष का रोल सबसे बड़ा होता है, उसका रोल सबसे बड़ा ये होता है कि जनता ने जिसको बैठाया है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ अगर, और वही रोल मीडिया का भी है, लेकिन यहाँ अगर मीडिया या विपक्ष इस ढंग की बातें करता है तो उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब के रेड पड़वा दिए जाते हैं। तो पूरा का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब जंतर मंतर से जब हुंकार भरेंगे तमाम विपक्षी दलों के नेता, 28 विपक्षी दलों का गठबंधन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन कहलाता है। और ये एक बहुत ही कहें तो एक प्यारा नाम है। भारत से जोड़ के देखें तब भी, और इसको अलग अलग करके देखें तब भी, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव है। और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अपने आप में, जिसमें सब कुछ है, समाहित है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपका भी ओपनिंग कमेंट चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखिए, तैयारियां चल रही हैं, लाइव हम सीधे दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, ये लाइव आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं अभी से। ठीक देखिए 11:30 बजे का समय यहाँ लिखा हुआ है, 11 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पहुँच जाएंगे। और अभी से ठीक घंटे भर बाद यहाँ का माहौल कुछ और होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर यहाँ से एक आवाज़, एक हुंकार
देश की जनता के बीच पहुंचाने में विपक्ष यहां कामयाब साबित होता है तो फिर 24 शायद आसान हो जाए विपक्ष के लिए, ऐसा माना जाए। निश्चित तौर पर राजीव जी 24 थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच जब बात पहुंचेगी, जनता के बीच ये बात पहुंचेगी कि किस तरीके से सांसदों का निलंबन करके और आनंद फानन में चोरी चुपके जो है बहुत बड़े कानून पास करा लिए गए और भारत को जो पुलिस स्टेट में बदलने का काम हुआ है। चूँकि जो 3 कानून बदले गए हैं CRPC और IPC में, वो शुद्ध रूप से एक तरीके से कहा जाए पुलिस को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करते हैं। बातें की जा रही हैं कि साहब वो अंग्रेज़ के ज़माने के कानून हमने बदल दिए, वो शुद्ध भारत के कानून आ गए, मगर ये शुद्ध भारत के कानून जो हैं, ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे उनसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये कुल मिलाकर के जो चर्चा हो रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ सांसदों के निलंबन का मसला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर खतरे पैदा हो रहे हैं और पुलिस स्टेट में बदला जा रहा है, ये उसको जो है उसके प्रतिरोध का एक मामला है। और इसीलिए इंडिया ने जो है वो सेफ डेमोक्रेसी का नारा दिया है कि खतरा जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है, खतरा किसी विपक्ष के ऊपर नहीं है, खतरा किसी दल के ऊपर नहीं है, खतरा किसी नेता के ऊपर नहीं है, खतरा लोकतंत्र के ऊपर है और खतरा इस देश की जनता के ऊपर है। क्योंकि जो कानून जो बदले गए हैं, जो बदले जा रहे हैं और चोरी छुपे जो सब काम किए जा रहे हैं, इससे अंततः जाकर के इस देश की जनता ही प्रभावित होगी। तो मुझे लगता है कि आज इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान इंडिया जो है वो जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाब होगा कि किस तरीके से सरकार जो है चोरी छिपे काम कर रही है और किस तरीके से जनता के को जो है एक तरीके से पिंजरे में जो है वो कैद करने की कोशिशें की जा रही हैं और लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। तो इसलिए जो है वो 2024 का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के लिए आसान हो सकता है आज के इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद। और इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ सामने आई है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के सभी दल जो हैं इस आंदोलन में शरीक हुए, किस तरीके से उनके बीच आपस में सामंजस्य स्थापित हुआ। तो जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होने की बात है, उसके लिए आज का ये प्रदर्शन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी वहाँ से जुड़ गई हैं। बुशरा जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी 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 बुशरा जी तक हमारी आवाज़ आ रही है। बुशरा जी सीधा आपके पास ही आना चाहता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट डे खासकर विपक्षी गठबंधन के लिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से एक ऐसी हुंकार जिसकी शायद गूंज पूरे देश भर में देश की जनता वो और विपक्ष के जो चाहने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँचे और वैसे लोगों के बीच भी पहुँचे जो आज की तारीख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सताए जाते हैं। लोगों तक पहुँचना भी ज़रूरी है, क्योंकि 146 सांसदों को अगर बाहर निकाल कर कुछ ऐसे बिलों को पास किया गया है जो पुलिसिया स्टेट में इस देश को तब्दील करने में सहायक हो सकता है। तो आज की ये हुंकार बहुत इम्पॉर्टेंट हुंकार है विपक्षी दलों की तरफ से देखा जाए तो। और यहाँ क्या कुछ आप देख रहे हैं, उन तमाम मसलों पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन चूंकि आप यहाँ अभी पहुंची हैं और जंतर मंतर पर तैयारियां चल रही हैं विपक्षी गठबंधन के इस पूरे प्रोटेस्ट का, तो किस ढंग की तैयारियां हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, सड़कों पे क्या है, जरा वहां का सूरत हाल बताइए। जी राजीव जी देखिए, आप जो मेरे पीछे बिल्कुल स्टेज देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो है चेयर्स जो है लगाई गई हैं और सेफ डेमोक्रेसी के बैनर तले और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो है इस प्रोटेस्ट को रखा गया है। और आप ये देखें कि अगर हम चारों तरफ देखेंगे अभी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अभी आपको हो सकता है खाली कुर्सियां नजर आ रही हों, लेकिन जब मैं आ रही थी तो तब मैंने देखा कि गाड़ियां जो हैं वो निकल रही थी और वहां पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा कम से कम 1 घंटे का वक्त और लग सकता है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पहुंचने में। और मुझे लग रहा है जो 11 बजे जो प्रपोज्ड है यहाँ पर उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी आप ये देख रहे हैं माइक वगैरह यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं और स्टेज जो पूरा यहाँ पर सजा हुआ है उससे अभी कुछ ही देर में जो 146 जो सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है और वो अब से कुछ ही देर
देर में इस स्टेज पर बैठे हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण हर लिहाज से आज का ये प्रोटेस्ट है, एक ये दिखाने के लिए कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। 71% से ज्यादा विपक्ष के जो सांसद हैं उनको निलंबित करके वो तमाम महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास कराए गए, उनकी आवाज को सुने बगैर। और कल भी 3 और सांसदों को जो है वो निलंबित किया गया, तो अब तक आंकड़ा 146 हो गया है। आज तक था ये विंटर सेशन, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से विंटर सेशन को भी एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। और लगातार विपक्ष की तरफ से जिस तरह का प्रोटेस्ट चला है, कल भी हमने देखा कि प्रोटेस्ट किया गया था सेव डेमोक्रेसी के नाम से, और आज फिर से वही प्रोटेस्ट जो है एक बड़े पैमाने पर जो है वो किया जा रहा है, जहां तमाम जितने भी सांसद हैं जो निलंबित हुए हैं वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर बाद का नजारा बेहद महत्वपूर्ण होगा, ये देखना कि कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, कौन कौन नेता हैं जो हमें मंच से नजर आते हैं और वहां से क्या कुछ कहा जाता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये हमें समझना बेहद जरूरी है कि 2024 से पहले विपक्ष की ये हुंकार है और ये बताने की कोशिश है कि अब जो पूरा रण है वो सड़क से ही होगा, और अब सड़क में जनता के बीच जाकर ही लोगों से एक तरह से इंसाफ भी मांगा जाएगा कि कैसे हमें देखे कि संसद से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, और उसके साथ साथ जो जनता के मुद्दे हैं जनता के बीच जाकर उन तक पहुंचाए जाएंगे। और अब मुझे लग रहा है कि अब जो ये शुरुआत हुई है, लगातार जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उसके बाद रैलियों का उन सबका दौर जो शुरू होने वाला है, अब हमें विपक्ष के नेता खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो हमें अलग अलग रैलियों और सड़कों और आंदोलन और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर जनता की आवाज उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जो कहा जाता है कि जब संसद को खामोश किया जाता है तो सड़कें जो है वो आवारा हो जाती हैं, तो ऐसे में उन सड़कों पर उतरना, उन सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाना, उनकी आवाज को उठाना, और एक तरह का ये सिंपैथी भी कहीं ना कहीं सांसदों के पक्ष में जा सकती है कि देखिए हम आपकी आवाज उठाने के लिए हमने तमाम कोशिशें की, ये एक देश की सुरक्षा का मामला था, हम आपके मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन देखिए हमें कैसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और एक एक करके 146 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, और तमाम दलों के हैं, और इससे एक नहीं बल्कि 2 काम हुए हैं। एक तो ये कि जनता के बीच जहां सिंपैथी गेन की है विपक्षी दलों के नेताओं ने, कहीं ना कहीं लोग इसको चर्चा कर रहे हैं कि देखिए कैसे सिर्फ एक पार्टी का राज जो है नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, और इसलिए तमाम विपक्षी दलों को बाहर फेंका जा रहा है। और दूसरा ये कि कैसे तमाम विपक्षी दल जो हैं वो और ज्यादा मजबूती से एक साथ आए हैं, और ये अब उनकी मजबूरी भी हो गया है। उनको पता है कि अगर एक साथ नहीं होंगे, एक सुर में बात नहीं करेंगे, तो उनके साथ आगे और क्या कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार राजीव जी ये करना पड़ेगा, अब से कुछ ही देर में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो स्टेज फिलहाल मेरे पीछे खाली नजर आ रहा है, मैं कहूंगी फारूक से कि वो दिखाएं, वो स्टेज अब से कुछ ही देर में जो है आपको पूरा भरा हुआ जो है वो नजर आएगा। तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे, और वो अपनी अपनी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो भी बड़े नेता हैं, खासतौर पे वो नेता, वो सांसद जिनको निलंबित किया गया है, वो आकर अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि अब से कुछ देर में किस तरह की यहाँ तस्वीर बनती हुई नजर आती है और कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आते हैं। अगर एक और बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ और जो मुझे थोड़ी सी कमी जो लगी, वो ये कि मैं जब रास्ते से पूरा आ रही थी और अभी भी यहाँ पर जब मैं स्टेज पर मौजूद हूँ और आसपास जितने मैं बैनर देख रही हूँ, एक बैनर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो स्टेज पर है, जहाँ पर सेव डेमोक्रेसी और इंडिया अलायंस ऊपर लिखा हुआ है, और वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेन आप होर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी होर्डिंग्स आपको नजर आएंगी, जितने भी आपको पोस्टर्स आपको नजर आएंगे, वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ही पोस्टर्स हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम वो आपको नेता नजर आएंगे, और अरविंद सिंह लवली जो हैं, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। लेकिन इंडिया अलायंस के जो नेता हैं या वो सांसद जो 146 जो निलंबित हुए हैं, उनकी आपको तस्वीर एक साथ किसी होर्डिंग पर आपको नजर नहीं आएगी। ये कमी जरूर लगती है, क्योंकि एक साथ होना नहीं, एक साथ दिखना बेहद जरूरी है। ये बात मैंने आपको जब हम इससे पहले जब इंडिया अलायंस की जो बैठक थी तब भी ये कहा था कि एक साथ दिखना नहीं, एक साथ नजर आना जो है वो बेहद जरूरी है। तो वो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर लगती है। अब हो सकता पता नहीं ये ऐसा क्यों किया गया है कि तमाम नेताओं की तस्वीरें क्यों नहीं है। एटलीस्ट कम से कम एक होर्डिंग ऐसा होना चाहिए था, या कुछ ऐसे होर्डिंग्स होने चाहिए थे जहां पर
पर तमाम नेताओं की तस्वीर होती, लेकिन वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो एक वो कमी जरूर है, क्योंकि जब आप होर्डिंग्स को देखेंगे तो उसमें इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन के खिलाफ, तो ये कांग्रेस के सांसदों के निलंबन के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन के खिलाफ है। तो ऐसे में उनका पोस्टर होना जरूरी था, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से सरकार या फिर जो मीडिया के दूसरे धड़े हैं वो किस तरह की खबरें जो हैं वो प्लान कर सकते हैं इसको लेकर, वो इसके इंतजार में हैं। लेकिन अगर आप मौका देंगे तो जाहिर सी बात है उनको मौका मिलेगा, और वो उस मौके की तलाश में रहते हैं। तो ये एक कमी जरूर मुझे राजीव जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन देखना अभी बहुत जरूरी है अब से कुछ देर में तस्वीर कैसे बदलती है, और अगर पोस्टर्स पर नहीं तो क्या स्टेज से किस तरह से सब लोग एक साथ नजर आते हैं, ये अब से कुछ देर में पता चलेगा। जी राजीव सही जी, आप कह रही हैं कि कम से कम पोस्टर नहीं तो सब एक साथ एक मंच पर कैसे नजर आते हैं, ये थोड़ी देर में हम देख लेंगे। 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया सदन से, और संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घटना होती है कि इतने लोगों को बाहर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि सदन में जो घुस आए थे 2 लोग, वो उनके बारे में बात करो, उनकी बातें यहाँ होना ज़रूरी हैं। आखिर संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, और इस पर बात इतनी आगे बढ़ती है कि उनको संसद में जो कहें तो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के आधार पर बाहर कर दिया जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। एक लंबे अंतराल के बाद प्रशांत जी जुड़े हैं। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में हैं, और इसलिए भी क्योंकि सब जानते हैं, हमारे तमाम साथी जानते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, और अच्छा है कि आप बैठ पा रहे हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने आज अपनी हिम्मत दिखाई है। सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं प्रशांत जी, और जब तक आप बैठ सकते हैं बैठिएगा, आराम करना हो जब तो आराम ज़रूर कीजिएगा, बीच बीच में उठ के आप जा सकते हैं। हालांकि ये भी जान रहा हूं कि आप पिछले 7 दिनों से, जब से आपके साथ ये घटना घटी है, तब से आप बेड पे लेट नहीं पाए हैं, और जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसी कुर्सी पे आप सोते हैं। ज़रा अपने अनुभवों को भी और जो कुछ हो रहा है उसको भी ज़रा साझा कीजिए प्रशांत जी। जी, नहीं, अपने अनुभव ज़रूर साझा करूंगा। और जैसा आपने कहा, पिछले 7-8 दिन से जब से एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इसी कुर्सी पे ही सो रहा हूं, क्योंकि पीछे रिब्स में फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से लेटने में बहुत तकलीफ होती है। एनीवे, जो तस्वीरें राजीव जी हम देख रहे हैं और जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं एक्सीडेंट के बाद भी मैं देख रहा था खबरों में कि क्या क्या चल रहा है। तो देश एक बहुत एक दोराहे पे खड़ा हुआ है राजीव जी, और एक ध्रुवीकरण है लोकतंत्र बचाने की शक्तियां और लोकतंत्र और संविधान विरोधी शक्तियां, जो कि जातिवादी वर्चस्व भी कायम रखना चाहती हैं, और उनके बीच ये अंतिम, जैसे कहा जाए कि लड़ाई है। और इसका मोदी जी ने इस लड़ाई के रूप में कर दिया, जिस तरीके से सांसदों को बाहर किया गया, जिस तरीके से दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी का आचरण है। पिछले कई सत्रों में लोग सांसद बाहर निकाले जाते हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वापस भी आ गए, लेकिन किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस खामोश हैं। कानून पास करके एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को सरकारी विभाग बना दिया गया लगभग, हालांकि वो सरकारी विभाग की तरह काम कर रहा था दबाव में। किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल है। तो कुल मिला के लोकतंत्र के ऊपर कई दिशाओं से हमला है, जिसके खिलाफ ये प्रतिरोध आज हम देख रहे हैं। और ये अगर इंडिया गठबंधन की मुहिम, अगर इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब नहीं होता है तो राजीव जी, संविधान को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, जिस संविधान के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम दोराहे पे इस देश खड़ा है। दूसरी एक बात यह है कि जो हमने देखा इलेक्शन के समय, ठीक है कि हमारे एग्जिट पोल
वैसे नहीं उतरे, लेकिन उस पर जो है बहुत सारे सवाल हैं कि वो एग्जिट पोल खरे क्यों नहीं उतरे। लेकिन जो माहौल हमने देखा राजीव जी, वो बदलाव का माहौल है पूरे देश में, और लगभग 40% से ऊपर हिंदी बेल्ट के लोग बदलाव चाहते हैं, और बहुत बड़ी आज 60% से ऊपर एक बड़ी आबादी जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वो बदलाव चाहता है। तो इस देश में बदलाव की एक लहर जो है वो चल रही है, जिसको कृत्रिम ढंग से, तानाशाही ढंग से, प्रशासनिक ढंग से, एजेंसियों के मार्फत उसको दमन करने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि यहाँ से राजनीति कहाँ जाती है। अगले 2-3-4 महीने देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे राजीव जी। बिल्कुल, अगला 2-3 महीना जो है देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहना है प्रशांत टंडन जी का। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगले 2-3 महीनों में बहुत कुछ यहाँ इस देश में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले आज की तारीख में जब हम आज इस वक्त सुबह सुबह चर्चा के लिए आपके बीच इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर आए हैं, तो चर्चा यही कि आज 22 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ हो रहा है, और इसमें पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के 28 दल शामिल हैं। और ये 28 दल पूरे देश में आज प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये विरोध प्रदर्शन कितना वाजिब है इसकी चर्चा तो बाद में, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन से कितनी बातें जाएगी जनता के बीच, इसकी चर्चा जरूरी है। और यहीं से फिर दिखाई देता है कि 24 का चुनाव यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। और क्या एक तरफा चुनाव जैसे 2019 का हो गया था वैसे ही 24 का चुनाव रहेगा? अगर आज की तारीख में देखा जाए तो माना जाए, कहा जाए तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ से इंडिया गठबंधन एक मजबूत कड़ी के रूप में, विपक्षी दल के रूप में सामने दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष ने जो कुछ किया है अभी तक सदन के अंदर, जितने बिल और खासकर आईपीसी और सीआरपीसी के जो बिल्स पास किए गए हैं, उनके 3 बिल पास करा लिए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जैसे अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि देश पुलिसिया स्टेट के तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इन तमाम मसलों पर कौन बात करेगा? हमारा काम है खबरें पहुंचाना, सत्ता पक्ष की खबर, विपक्ष की खबर, तमाम खबरों को जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन विपक्ष का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो विरोध प्रदर्शन करे, और वही काम आज विपक्ष करने जा रहा है। और ये एक डेमोक्रेसी के लिए बताएं तो डेमोक्रेसी के हिसाब से आज का दिन जो है वो एक त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए, जब सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करे, विरोध करे, अपनी बात नहीं जन जन की बात उन तक जनता तक पहुंचाने की कोशिश, और सत्ता पक्ष के कानों में इस गूंज को पहुंचाने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए कि वो त्यौहार तो आज विपक्ष के लिए एक त्यौहार है, और इसको अच्छे ढंग से विपक्ष को मनाना चाहिए। सत्ता पक्ष कितना इस पर सचेत होता है ये भी देखना होगा। हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी सीधे वहां पहुंची हुई हैं, उसी जगह पे जंतर मंतर दिल्ली का, बहुत ही ऐतिहासिक जगह ये भी है। और इस जगह पर थोड़ी देर बाद अभी 10:30 पौने 10:38 है, और लगभग 11 बजे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ की हलचल अचानक तेज होगी, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं, दूसरे दलों के नेता भी पहुँचने वाले हैं। और जैसा बुशरा खानम बता रही थी कि यहाँ ज़्यादातर पोस्टर जो हैं वो कांग्रेस के लगे हुए हैं, दूसरे पोस्टर्स भी लगे होने चाहिए थे, बिल्कुल होना चाहिए था। और दिल्ली में राज चूंकि केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल का है, तो आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर दिखाई देने चाहिए थी। लेकिन शायद अभी बुशरा जी से पूछ लेते हैं। बुशरा जी, आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स दिखाई दिए क्या आपको?
नहीं राजीव जी, वही जो मैं बात आपको पहले कह रही थी वही कहूंगी कि यहाँ पर अगर कोई पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस के ही पोस्टर्स हैं चारों तरफ। अब ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई वहाँ उनके नेताओं से कोई बात हो बाद में या फिर कार्यकर्ताओं से बात हो, तब इस बात से पर्दा उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इसकी कमी ज़रूर नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर तमाम लोग एक साथ जो इंडिया गठबंधन के हैं, उनके जो मुख्य चेहरे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो बानी हैं, उनके अगर चेहरे यहाँ पर होते एक पोस्टर पे, कम से कम अगर सब पर ना सही लेकिन जो मेन स्टेज पर जो पोस्टर है अगर वो होता, या फिर स्टेज के आसपास जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं वो होते, तो शायद थोड़े मैसेज जो है वो अलग तरीके से जाता। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके आने का भी सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के आने का भी सिलसिला जारी है। माइक टेस्ट वगैरह ये सब किया जा रहा है। कुछ नेताओं को अभी भी आप स्टेज पर देख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य नेता हैं वो अब से कुछ देर में आएंगे और मुझे लगता है उन्हीं के साथ जो बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से चल के कहीं जाया जाएगा, बल्कि स्टेज जो है वहीं से ही यहाँ तमाम स्पीचेस, तमाम भाषण होंगे। सामने चेयर्स जो हैं कुछ लगाई गई हैं इस जो स्टेज है उसके जस्ट सामने, और बहुत एक छोटा सा लिमिटेड दायरा है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है सिक्योरिटी के लिहाज से, और तमाम आपको दिख रहा होगा कि लगातार जो सपोर्टर्स हैं, अलग अलग पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। मैं कहूँगी फारूक से कि फोकस करके दिखाएं, देखें कि हाथ में प्लेकार्ड लेकर कुछ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनके आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। उससे पहले मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि RLD के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए थे, और इसी तरह से जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंतजार किया जा रहा है वो ये कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल जो नेता हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं वो कितने स्टेज पर नजर आएंगे। और 146 सांसद जिनको निलंबित किया गया है उनके लिए ये दरअसल ये पूरा प्रोटेस्ट जो है रखा गया है। और सेफ डेमोक्रेसी, जिस तरह से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये सांसदों को नहीं बल्कि लोकतंत्र को सस्पेंड किया गया है, और ये तानाशाही इस सब की बात जो है वो लगातार की जा रही है। और ये भी आप देखिए कि लगातार जो घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, हर रोज सियासी घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से जो पहलवान बेटियां हैं वो रोती हुई साक्षी मलिक किस तरह से नजर आई थी। तो ये बताता है कि आप कुछ भी करिए, चाहे बृजभूषण सिंह की हम बात करें, कितना ही प्रोटेस्ट करिए, बेटियां सड़कों पर आए, वही जाट बेटियां हैं, सड़कों पर आए, वो प्रोटेस्ट करें, वो रोएं, वो अपनी बात को रखें और कहें कि किस तरह से उनका मोलेस्टेशन जो है वो किया गया था, वो पूरी तरीके से अपनी जो व्यथा है उसको बयान करें, लेकिन कुछ नहीं होता है। और कल आखिरकार साक्षी मलिक ने अपने जूते दिखाते हुए कहा आई क्विट, कि मैं अब आप कभी मुझे उस मंच पर नहीं देख पाएंगे। आप सोचिए कितना दर्द, कितनी तकलीफ से वो गुजरी होंगी जब उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन लग रहा है इस मोदी सरकार पर इन तमाम बातों का कोई असर नहीं होता है। आप देखें जो सांसद जिनके पास के पर वो लोग आते हैं और संसद में क्या कुछ वो करते हैं, वो लोग, उनके मुद्दे जायज हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने मुद्दों को रखा, जो संसद में घुसे जो नौजवान, वो जाहिर सी बात उसको किसी तरीके से जायज नहीं रखा जाता, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सुरक्षा में चूक की मांग को लेकर जब प्रोटेस्ट किया जाता है, अमित शाह के बयान की जब बात की जाती है तो उन सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब उन सांसदों को बाहर फेंका जाता है और लगातार उसका सिलसिला जारी रहता है, तो अमित शाह पार्लियामेंट में आकर उन 3 बिलों को पास कर देते हैं बिना विपक्ष की मौजूदगी के, एक तरह से, क्योंकि 71% से ज्यादा जो विपक्ष के नेता हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उस सब के बीच वो सब कुछ हो रहा है। आप ये देखें जो संसद में नहीं होना चाहिए था, किस तरह से बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी तरह की कोई आपत्ति किसी भी चीज के उन बिलों को एक तरह से पास करा लिया गया। तो ये जो एक पार्टी की तरफ, या मैं कहूं कि एक नेता की तरफ ये देश बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है, बेहद खतरनाक है। और इसी वजह से आप ये देखिए कि आज विपक्ष के जो नेता हैं, कल भी प्रोटेस्ट किया गया था, उससे
इससे पहले भी बुशरा जी, प्रोटेस्ट आपको हुआ थोड़ा था और रोकना चाहूंगा। आज इसको एक बड़ा रूप दिया गया है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और देश भर से जो तस्वीरें आएंगी अलग अलग राज्यों से वो भी बेहद महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल हैं, जो अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, वहां जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का बड़ा मोबिलाइजेशन हो सकता है। और अगर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बाहर निकल कर आते हैं, आप सोचिए 28 दल हैं, 28 दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो जब सड़कों पर निकलेंगे पूरे देश भर में, तो किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, उसी का इंतजार किया जा रहा है। और देखना होगा कि अब से कुछ देर पहले मेरे पीछे जो स्टेज है उसकी तस्वीर कैसे बदलती है, यहाँ जो चेयर्स पड़ी हैं और जो ये पूरा जहाँ ये पूरा इंतजाम किया गया है जंतर मंतर पर, यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और अब से कुछ देर बाद जो भाषण दिए जाते हैं, जो स्पीचेस दी जाती हैं यहाँ से, उनमें क्या कुछ कहा जाता है वो भी एक कड़ा मैसेज देगा। लेकिन ये जरूर है कि अब इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने तय कर लिया है कि जनता के बीच ही जाकर वो अपने मुद्दों को रखेंगे और एक तरह से 2024 का रण जो है वो अब सड़कों से ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संसद को तो खामोश कर दिया गया है, विपक्ष को बाहर उठा के फेंक दिया गया है। और आप ये देखें कि 146 सांसद तो बाहर फेंके गए हैं, लेकिन लगभग 14 सांसद ऐसे हैं जिनको प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है। तो ये भी पता नहीं है कि जब बजट सेशन होगा उसमें उनकी वापसी होगी भी कि नहीं होगी। तो एक तरह का जो तानाशाही रवैया है वो पूरी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है और यही आवाज जो है लगातार विपक्ष उठा रहा है। तो अब से कुछ देर में हम देखेंगे कि यहाँ पर जब बड़ी तादाद में जब कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जो हुजूम कार्यकर्ताओं का होगा, उनमें किस तरह का जोश देखने के लिए मिलता है। और अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है विपक्ष के पास कि वो जनता के बीच पहुंचे और वहां पर जाके उन मुद्दों को उठाएं और ये लोगों को बताएं कि देखिए क्या कुछ किया जा रहा है। अगर महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कितनी बड़ी तादाद में जो है वो की जाती है, वो नारे जो है दिए जाते हैं, लेकिन वो नारे सिर्फ नारे हैं, सिर्फ जुमले हैं। ये हर बार मोदी सरकार जो है प्रूव करती हुई नजर आती है। कल जिस तरह से साक्षी मलिक के साथ जो कुछ हुआ, पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, ब्रजभूषण सिंह जो है उनके ही चहेते को बनाया गया है संघ का अध्यक्ष, और उसके बाद आप ये देखें कि संघ का अध्यक्ष कोई और बना, लेकिन मालाएं पहनते हुए ब्रजभूषण सिंह ही नजर आए। और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें नजर आई वो बेहद शर्मनाक हैं। एक महिला होने के नाते ये पूरी तरीके से ये शर्मसार करती हैं कि किस तरह से देश में क्या कुछ हो रहा है। आप कुछ भी करते रहिए, कितना भी प्रोटेस्ट करिए, ये बिल्कुल साफ है कि होगा वही जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीधा चूंकि महिलाओं की बात, प्रोटेस्ट की बात, साक्षी मलिक की बात हो रही थी, अभी इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है। रणदीप सुरजेवाला और विजेंद्र सिंह दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चल रहा है इसको सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज पूरे के पूरे 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। 28 जो दल इंडिया गठबंधन के हैं उन 28 दलों के साथ पूरे देश भर में जंतर मंतर से इसकी शुरुआत है और पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट है। लेकिन इधर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस मुख्यालय में, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए कि घर की भई काका लिखनिया, मैंने किसी और संदर्भ में भी कहा था संसद में, ये अंधा बाटे सीरनी मुड़ मुड़ अपने को दे, वो हिंदी की कहावत है। चित भी उनकी पट भी उनकी एक और कहावत है। ये तीन कहावत खेल संघों की के चयन, चुनाव और उसकी राजनीति को दर्शाती। यस मैम, यस मैम, यू। Hello sir, Brenda Thessan from Hindustan Times. So sir, my question is that of course the display that Sakshi Malik has now shown that she has cried, she has also given up the position. Is this the time when international media will also start pressurizing the BJP government and BJP government will now be forced to come ahead and answer for the things that they have done? Sorry, say again please. The question was too long, I missed it. Sir, so of course, now that she has given up the position and also cried in front of the media and everyone has covered it, is this the time where international media will also be covering it and the BJP government will finally be pressurized into making a statement and removing the minister? Yes. First of all, my friend, I am at least one person who still has hope that more than the international media, my friends in the media will pick it up. For it is our duty, mine, his, hers, and all of us,
to ensure that the sports federation are rid of the control of politicians who have nothing to do with sports. I'm also raising a larger issue with you. That's the first thing that any sports women or men want in India. I ask that Prime Minister must come before the nation, and I request him with folded hands that he must answer to the travesty of justice, subjugation of talent, and bulldozing of quality of sports that's happening in this country, the symbol of which is BJP MP Brij Bhushan. I also ask the Honorable President of India, whom we respect immensely, to shed all inhibitions and speak up for the daughters of India. I also appeal to the Speaker of Lok Sabha and Chairperson of the Rajya Sabha to speak for daughters of farmers and the way they have been insulted. Forget about your leanings or your preferences, and please, with folded hands, I say, speak up. And I ask every sportsmen and women in this country to rise up and to speak up. For if we don't speak up now, then this is perhaps the beginning of end of sports in this country, along with many other institutions that are falling by wayside. आपने तो जो कुछ कहा, विजेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। आपने अभी कहा कि देश के जितने खिलाड़ी हैं हर स्पोर्ट्स पर्सन को आवाज उठानी चाहिए। जैसे कि कई बार दुखते दिल से ये बात कह चुके हैं कि क्रिकेटर जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने कहा कितने क्रिकेटरों ने साक्षी मलिक के लिए या रेसलर्स के लिए आवाज़ उठाई। क्या क्रिकेटरों को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, कोई भी हो? जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि दूसरे खिलाड़ी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इसके ऊपर, तो लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि बहुत सारे जो साथी खिलाड़ी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, स्पेशली हरियाणा में है। तो हरियाणा में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। यूपी में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। तो बेचारे खिलाड़ी बोलेंगे तो वो उनको कहते को बिकॉज इतने मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, बहुत गरीब होते हैं, संघर्ष करके ओलंपिक लेवल तक पहुंचते हैं। फिर उनको कहते कि रिजाइन लेटर हाथ में दे दिया जाता है कि भैया आपने कोड ऑफ कंडक्ट ये तोड़ा है और आपको घर बैठा दिया जाएगा। तो बेचारे दबी आवाज़ में बोल नहीं सकते, डरे हुए हैं, इसलिए नहीं बोलते। अदरवाइज उनका अगर फ़ोन पे बात करेंगे क्रिकेट सर, हाँ सर, स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट को सर वो स्पोर्ट्स नहीं, उसका एक वो स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है, मैं मानता हूँ। और हमारे मुल्क में तो कहते 3 चीज़ें बहुत चलती हैं, एक तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है, एक बॉलीवुड बहुत चलता है, क्रिकेट बहुत चलता है। तो ये तीनों चीज़ों में कहते हैं कि कभी भी जो असली मसला होता है उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करता। आप कभी भी देख लीजिए बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर स्टार या कोई भी जो काम का ढंका करने वाला इंसान है, जो काम की बात होगी उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। और जो जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी राज्यसभा हैं, सबसे पहले उनके पास जाएंगे। ये सच्चाई है, ये आप सबको मालूम है सर। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। तो अपने जो रोल मॉडल हैं, चूज वाइजली। आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? जो आपको हर मसले पर जवाब दे, जो आपके साथ हमेशा दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आप उसको रोल मॉडल चुनिए। तो आप सुन रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे आप वहाँ रणदीप सुरजेवाला और विजेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलका लांबा भी वहाँ बैठी हुई थी और ये तमाम नेता जो कुछ भी हुआ है कल उसकी चर्चा कर रहे थे। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया और जो बृजभूषण शरण सिंह का करीबी है संजय कुमार सिंह, वो चुना गया है अध्यक्ष और उनकी बात हो रही है। साक्षी मलिक ने कल ट्वीट कर दिया है कि अब आगे वो कुश्ती नहीं लड़ेंगी, देश के लिए अब वो पहलवानी नहीं करेंगी। ये तमाम बातें और इसकी चर्चा अभी बुशरा जी हमारे सहयोगी जो सीधे जुड़ी हुई हैं जंतर मंतर से, वो कर भी रही थी। तो महिलाओं की चर्चा हो या, क्योंकि महिलाओं की चर्चा इसलिए क्योंकि इसी जंतर मंतर पे जहां आज ये धरना प्रदर्शन है, यहीं महिलाएं बैठी हुई थीं अपनी मांगों को लेकर के। और लेकिन क्या कुछ हुआ आपने देखा, यहीं से ये घसीटी गई, यहाँ से निकल कर ये जा रही थी संसद की तरफ, लेकिन उन्हें कैसे दिल्ली पुलिस ने इन्हीं सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर कैसे घसीटा था, कैसे
अपने बूट के नीचे लाने की कोशिश की थी। ये तमाम तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है या कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे दमन को रोका नहीं जा सकता? क्या ऐसे इस तरह के जो दमन होते हैं उसका विरोध नहीं हो सकता है? अगर विरोध हो सकता है तो फिर आज जो विरोध प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन कहाँ तक आगे बढ़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़रा एक बार दीपक जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखा जाए दीपक जी, विरोध की बात हमेशा कही जाती है और एक स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी में इसकी ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में आप देखिए कि कई बार इसे दबाने की कोशिश होती है और उसकी आंखों देखी हम लोग देख चुके, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और फाइनली क्या होता है, देश एक गोल्ड मेडल लाने वाली पहलवान जो है वो उसको देश खो देता है इस हिसाब से, क्योंकि वो ट्वीट कर जाती हैं कि आगे अब हम नहीं खेलने वाले हैं। छोटी मोटी घटना नहीं है। आज के इस विरोध प्रदर्शन से, जो इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन है, उससे कैसे उसको आंका जाए जो महिलाओं का हुआ, जिस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये जो स्थिति लाई गई है ये बहुत ही सोच समझ कर लाई जाती है राजीव जी। होता यह है कि जब तानाशाह जब पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि किसे किस तरीके से दबाया जा सके। देखिए, जितने भी इस तरीके के केंद्रीय जांच एजेंसियों के जो छापे पड़े हैं वो किन के यहाँ पड़े हैं? वो ज्यादातर जो पड़े हैं वो सारे के सारे विरोधी दल के नेताओं के ऊपर पड़े हैं, सांसदों के ऊपर पड़े हैं, विधायकों के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद जो बच्चे खुचे होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। दूसरे जो लोग होते हैं, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये भी अपने आप प्रतिरोध की एक बहुत सशक्त आवाज होते हैं। उनको दबाने के लिए क्या किया गया ये भी हम देख रहे हैं। लगभग 65-70% जो मीडिया है वो सारा का सारा वो ओन्ड बाई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कारोबारियों के द्वारा वो खरीद लिया गया है। लोगों के लिए प्रतिरोध की आवाज के सारे मंच को खत्म कर देना जो है वो एक सबसे बढ़िया ये होता है। तीसरी जो होती है वो जनता होती है, जो ऐसी जनता जो न तो सरकार से डरती है, वो कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उनको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो प्रतिरोध की कोई आवाज उठा ही नहीं सके। जिसकी ओर जो विजेंदर ने इशारा किया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इन राज्यों में जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो आवाज तो उठाना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब बात करते हैं तो इन सबसे बहुत ज्यादा शुद्ध है, लेकिन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उनका परिवार जो है वो उन सरकारी नौकरियों पे चल रहा है, तो उनको इतने आसानी से नहीं किया जा सकता। आप देखिए जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ, या बहुत सारे अशोका विश्वविद्यालय के जो सव्यसाची थे उनके साथ क्या हुआ। जो भी विरोध के रूप में कोई ना कोई अपनी आवाज को दर्ज कराना चाहेगा, उसको नौकरी से हटाकर इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि वो आवाज ही ना उठा सके। आज जो 85 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज मुफ्त का दिया जा रहा है, वो किस लिए दिया जा रहा है? सरकार का काम होता है कि हर नागरिक को सशक्त बनाए आर्थिक रूप से, लेकिन ये जो 85 करोड़ लोगों को अनाज देने की जो योजना है, ये सशक्तिकरण की योजना नहीं है। आप नागरिकों को इतना सशक्त बनाइए कि वो अपना अनाज खुद खरीद सके, लेकिन वो करने की बजाय आपको इतना कमजोर कर दिया जाएगा आम नागरिक को कि वो जिंदा रहने को ही बहुत बड़ी बेचारा उपलब्धि मानेगा। वही कर ले, इतना बहुत है कि अपने बाल बच्चों को किसी तरीके से पोष ले। तो ये इस तरीके से प्रतिरोध की आवाज को खत्म करना, तो नागरिक के रूप में बहुत ऐसे लोग होते हैं वो जानते हैं कि काम गलत हो रहा है, लेकिन इस प्रतिरोध की आवाज में कोरस का पार्ट नहीं बन सकते, वो शामिल नहीं हो सकते। वो भी जानते हैं कि सरकार की खिलाफत होनी चाहिए, सरकार गलत काम कर रही है, लेकिन अनेक ऐसे कारण होते हैं कि वो नहीं कर पाते। रोजी रोटी का संकट पैदा कर देना नागरिकों के लिए सबसे बढ़िया काम होता है। इसलिए जो लोकतांत्रिक नेता होता है वो इन आवाज को सशक्त करता है, इन नागरिकों को सशक्त करता है ताकि वो अपनी आवाज को उठा सके। दूसरी तरफ निरंकुश और तानाशाह क्या करते हैं? यही करते हैं कि आपको सरकारी छोटी मोटी मदद पर इस तरीके से वो लाचार कर देते हैं, निर्भर कर देते हैं कि आप कोई आवाज ही न उठा सके। तो मुझे लगता है कि विजेंदर ने ये जो बात बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही कारणों से इस तरीके के जो आयोजन है आज जो कर रहा है, पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन कर रहा है, कांग्रेस कर रही, ये और क्या कर रहा है? ये जिन लोगों की आवाज उठा नहीं पा रही है जनता या संसद, वो ही आवाज को आज वो उठा रहे हैं। आखिरकार गरीब लोगों ने आवाम में इन सांसदों को भेजा था कि आप जाइए हमारी बातों को वहां पर कीजिए संसद के अंदर, लेकिन जब उनके नहीं उठाने दिया जा रहा है तो क्या करेंगे? आज उसी जनता के पास वापिस आ गए हैं
अपनी आवाज को वापस हासिल करने के लिए। इसलिए मैंने जैसे पहले राउंड में कहा कि जो व्यक्ति जहां पर है उसे अपना वैचारिक और नैतिक समर्थन जो है इन शक्तियों को देना ही पड़ेगा, वरना देखिए सांसदों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सही मायने पूछे तो ये सांसद जो है अपना जीवन भर का गुजारा आराम से कर सकते हैं। आज जो सर्दियों में जो सड़कों पे उतरे हैं तो किसके लिए उतरे हैं? मई जून के गर्मियों में जब जयप्रकाश नारायण उतरे थे सड़कों पे, तो उस गर्मी में क्यों 72 साल का एक बूढ़ा जो है वो उतरा था? वो जनता के लिए उतरा था। जनता जिस दिन इस बात को समझ लेगी कि हमारा भला कौन कर रहा है और हमारे विरोध में कौन है, उस दिन जनता का समर्थन इनको मिलने लगेगा। और ये जो रैलियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद जो है पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि इन ताकतों को समर्थन देना बहुत आवश्यक है, वरना धीरे धीरे जो 5 किलो का आज जो राशन मिल रहा है लोगों को, शायद वो मिलना भी बंद हो जाए और सरकार उन्हें कह दे नागरिकों को कि आप अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपको जैसा गुजारा करना है कीजिए, अब हम आपको जो है आगे कोई मदद नहीं कर सकते। जनता के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिरोध की ताकत जो है संसद के अंदर बनी रहे, ये मेरा ऐसा मानना है राजीव जी। जनता के लिए बहुत जरूरी है प्रतिरोध की ताकत हमेशा बनी रहे और प्रतिरोध को स्वीकार भी किया जाए, सरकार की तरफ से स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, जैसा मैं कह रहा था कि देश इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है, एक ऐतिहासिक क्षण है, और इस वक्त इतिहास, आने वाला इतिहास उन लोगों के बारे में बहुत बुरा लिखेगा जो मीडिया या ब्यूरोक्रेट या इंस्टीट्यूशन में बैठे लोग हैं जो संविधान के प्रति अपनी आस्था नहीं जता पा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक अभी हाल फिलहाल एक किताब आई अमेरिका में, जिसमें अमेरिकी सेना का जनरल अपने कमांडर्स को ये कह रहा है कि हमने अमेरिका के संविधान की शपथ खाई है, हम संविधान के प्रति जो है वो निष्ठावान है, हम व्यक्ति के प्रति निष्ठावान नहीं है। ये समझ, ये हिम्मत हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अदालतों में जज बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं या इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं या मीडिया में लोग हैं, उनको ये सब जो है समझदारी और इतनी हिम्मत संविधान के प्रति दिखानी चाहिए और इतनी देशभक्ति कम से कम अपेक्षित है कि आप अपने इतिहास को तो जानें। ये संविधान कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है आपको और आप अपने आंखों के सामने इसको ध्वस्त होता देख रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी की जो मैं कह रहा था बात कि देश भर में प्रतिरोध की बात हो रही है, देश भर में बदलाव की लहर है, लेकिन वो बदलाव ऑटोमेटिक नहीं होगा, प्रयास करना होगा और वो प्रयास ही अभी हमको दिख रहा है। ये अगर वो शेप लेगा, शेप ले चुका इंडिया गठबंधन है। सीट शेयरिंग को मैं बहुत ज़्यादा, जिस पे बहुत मीडिया चर्चा करता है, बहुत अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि सीट शेयरिंग तो इतने परिपक्व नेता हैं अपने अपने पार्टी के और सबकी मास फॉलोइंग है, सब जानते हैं कि इस वक्त देश के हित में क्या है और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है राजीव जी, बिल्कुल थोड़ा रोकना चाहूंगा प्रशांत जी, आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा और सीधे चलते हैं बुशरा खानम जी के पास। बुशरा जी, कुछ हलचल स्टेज पर दिखाई दे रही है, काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश दिख रहे हैं, कुछ और नेता, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? जरा लाइव अपडेट कीजिए जरा प्लीज। जी बिल्कुल। तो क्योंकि अब 11 बज चुके हैं और जैसे मैंने आपसे कहा था राजीव जी कि थोड़ा वक्त लगेगा जब तमाम नेता आएंगे, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का वक्त और लगेगा और पूरा स्टेज आपको भरा हुआ नज़र आएगा। अभी आप स्टेज पर जैसा आपने कहा कि जयराम रमेश से लेकर लेफ्ट के लीडर्स हैं और तमाम जो नेता हैं उनको आप सामने देख सकते हैं। मैं फारूक से कहूँगी कि फोकस करके उनके चेहरों को दिखाएं ताकि दर्शकों को पता चले कि तमाम पार्टियों के जो लीडर्स
स्पीकर्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और ये वो सांसद हैं, बेशतर वो सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और इंडिया गठबंधन के वो साथ हैं। तो ये तस्वीर सामने जहां पर इंडिया लिखा हुआ यानी इंडिया अलायंस सेव डेमोक्रेसी और प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि ये दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि तमाम जो स्टेट की इकाइयां हैं अलग अलग पार्टियों की वो देश भर में प्रोटेस्ट कर रही हैं और दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये भी वजह है कि जो आप तमाम पोस्टर्स देखेंगे यहाँ पर सारे, वहाँ पर आपको दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी आपको तस्वीर, अरविंद सिंह लवली जो है उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि उनकी तरफ से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तमाम कार्यकर्ताओं का सिलसिला भी जारी हो गया है आने का और यहाँ पर हाथ में वो प्लेकार्ड्स लिए सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया के पोस्टर बैनर जो है हाथ में लिए, प्लेकार्ड हाथ में लिए वो लोग यहाँ पर उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। मुझे लग रहा है कि जब बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर आने शुरू होंगे, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, तब यहाँ पर और बड़ी तादाद में आपको लोग नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर भाईचारा जिंदाबाद उनकी टोपियां लगाए हुए भी यहाँ पर आपको नेता जो है नजर आएंगे और आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया के हाथ में बैनर लिए हुए हैं, पोस्टर जो हाथ में लिए हुए हैं पोस्टर्स और झंडे हैं कांग्रेस के और आपको बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा इसलिए भी नजर आएंगे क्योंकि तमाम जो क्राउड जो मोबिलाइज किया गया है कार्यकर्ताओं का वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किया गया है। मैं एक बार फिर से कहूंगी फारूक को कि वो स्टेज को दिखाएं, क्योंकि स्टेज पर हलचल जो है वो तेज हो गई है और यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी स्टेज पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। और स्टेज के अलावा साइड में भी देखिए कि एक तरह से चेयर जो है लगाई गई हैं वो भी रिजर्व्ड है, यानी कि वहां पर भी जो कुछ सांसद हैं वो वहां पर बैठ सकते हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर बड़ी तादाद में आरएलडी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं। मौसम भी यहाँ पर बदल रहा है, अचानक से धूप से यहाँ पर छांव हो गई है और ये जो मौसम बदल रहा है, क्या ये सियासी मौसम भी बदलने में कामयाब रहता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज बहुत सारे मैसेजेस यहाँ से निकलने हैं, एकजुटता दिखाना, एकजुट दिखना, इसका एक मैसेज जाएगा। और जो जिस तरह की यहाँ पर आप ये देखें कि जो भाषण यहाँ से किए जाएंगे उनमें क्या कुछ कहा जाता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और कौन सी पार्टी के कौन से जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो स्टेज पर नजर आएंगे, उससे भी बहुत कुछ साफ होगा कि आगे और जो रैलियां होंगी उनमें किस तरह की तस्वीर जो है वो बनती हुई नजर आएगी। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मौका है विपक्ष के लिए, जिस तरह से 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और अब आप ये देखें कि माइक चेक करने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, तो हो सकता है मेरी आवाज उस तरह से आपको ना सही से पहुंच पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जोर से बोलकर आप तक वो तमाम अपडेट जो है मैं पहुंचाऊं। मीडिया का यहाँ पर पूरा जमावड़ा है, यहाँ पर मीडिया का तमाम कैमराज आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और नेता अभी यहाँ पर लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। और देश भर में भी जो है वो प्रोटेस्ट के शुरू होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, तो वहां से तस्वीर आएंगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तो आज का दिन कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आप एक तरह से इसको ये भी सोच सकते हैं कि 2024 की जो लड़ाई है उसका एक तरह से आगाज विपक्ष जो है यहाँ पर एक साथ एक मंच पर आकर विरोध प्रदर्शन के जरिए कर रहा है। और उसके बाद हमें इंतजार करना पड़ेगा 28 तारीख को जो नागपुर में कांग्रेस के जो 138 साल पूरे हो रहे हैं, वहां जो रैली कांग्रेस करती है वहां किस तरह का क्राउड वहां आता है, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और वहां से भी जो मैसेज जाएगा वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं मैसेज बार बार इसलिए कह रही हूँ राजीव जी, क्योंकि सारी राजनीति ही परसेप्शन की है, जो दिखता है लोग उसको वैसा ही देखते हैं। तो आज जो दिखेगा उसको लोग कैसे देखेंगे, उससे क्या परसेप्शन बनेगा, क्या नैरेटिव बनेगा। और जो 3 राज्यों में हार हुई है उसके बाद जो बड़ी तादाद में जो यहाँ पर विपक्ष के जो नेता यहाँ पर इकट्ठा होंगे, वो आने वाली जो तस्वीर बदलेगी उसकी क्या बानगी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो गई है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में आपको कार्यकर्ता इसलिए नजर नहीं आएंगे क्योंकि एक महदूद, एक लिमिटेड दायरा है और फारूक जैसा आपको दिखा रहे हैं कि जहां तक बैरिकेडिंग की गई है वहां तक ही कार्यकर्ता यहाँ पर एटलीस्ट मंच के सामने यहाँ पर होंगे और उसके बाद आसपास हो सकते हैं कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड दायरा है। यहाँ से कोई मार्च नहीं होगा, यहाँ सिर्फ स्टेज से स्पीचेस होंगी, यहाँ से एक मैसेज देश भर को दिया जाएगा और खासतौर पे मैसेज दिया जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आप भले ही संसद से हमारी आवाज को खामोश कर सकते हैं लेकिन हम सड़कों पर उतरकर वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आज ये सांसद सड़कों पर जो है वो उतर रहे हैं और यहाँ ये बताएंगे कि किस तरह से जिसको लगातार विपक्षी दल तानाशाही, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया है बल्कि ये लोकतंत्र को सस्पेंड किया गया है, वो तमाम बातें यहाँ से दोहराई जाएंगी और जो मुद्दे हैं जो 2024 लोकसभा इलेक्शन में जो उठाए जाने हैं उन सब की भी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब से कुछ देर में जब यहाँ तमाम बड़े नेता पहुंच जाएंगे और बहुत सारे बड़े नेता अलग अलग दलों के, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। स्टेज पर हलचल जो है वो तेज हो गई है और आप देख सकते हैं कि स्टेज पर आपको कई बड़े नेता आपको बैठे हुए यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इंतजार लोगों को राहुल गांधी का है, लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे का है, प्रियंका गांधी का है और क्या सोनिया गांधी भी नजर आ सकती हैं, उन सबका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया गया है और ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो है उसकी तरफ से एक तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ ये प्रोटेस्ट है। जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी इकाइयां वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आ गई हैं और सबके हाथ में सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया, यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर लोकतंत्र बचेगा तभी देश बचेगा। जो उसकी नींव है अगर उसको ही हिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी एक तरह की दादागिरी जो है जिस तरह से नजर आ रही है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, एक इस तरह का अपने दिमाग में गुमान पाल लेना कि 2024 तो डन एंड डस्टेड है और ये हमारे पाले में जा चुका है और अब की बार 404 पार का जो नारा दिया जा रहा है, लोकतंत्र में इस तरह की बातें एक चुने हुए प्रतिनिधि की तरफ से कहा जाना जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है, जो कि एक प्रधानमंत्री है, जो कि गृह मंत्री है, उसकी तरफ से कहा जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इसको ही देखा जा सकता है। आपको याद होना चाहिए कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक बार फिर से आने वाले हैं, यानी कि बिना इलेक्शन हुए, बिना चुने उनको ये गुमान हो चला है कि वो एक बार फिर से चुनकर आने वाले हैं, बात 2047 तक की कर रहे हैं। तो उसी गुमान को एक तरह से तोड़ने के लिए या ये कहें कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए यहाँ से तमाम जो नेता वो इकट्ठा हो रहे हैं और ये चुनाव अभी भी पूरे तरीके से ओपन है, कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन इस कुछ महीने में अगर विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, पूरी ताकत अगर झोंक देते हैं तो जाहिर सी बात है तस्वीर पूरी बदल सकती है। बिल्कुल बुशरा जी, लगातार आप अपडेट दे रही हैं, क्या कुछ चल रहा है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं और खासकर स्टेज की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जो बातें यहाँ कह रही हैं अमलेंदु जी, बुशरा जी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि जंतर मंतर बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा एरिया है और वहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए ये जगह हमेशा उपलब्ध करवाई जाती है जो भी चाहते हैं। और आज का दिन इस विरोध प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो कितना इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश है वो मैसेज जाते हुए दिखाई दे रहा है क्या आपको? निश्चित तौर पर राजीव जी, जंतर मंतर पे असल में जो प्रदर्शन हो रहा है वो दिल्ली की स्टेट का प्रदर्शन है, एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दिल्ली में संसद है और जंतर मंतर संसद के बगल में। लेकिन ये पूरे देश भर में हाँ, पूरे देश भर में आज प्रदर्शन है, पर जो जंतर मंतर ऑर्गेनाइजर जो है वो दिल्ली स्टेट है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ से संदेश बड़ा इसलिए है राजीव जी, चूँकि जो निलंबित सांसद हैं उनमें से अधिकांश जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और तमाम इंडिया ब्लॉक के जो बड़े नेता हैं सभी दलों के, वो सब भी यहाँ आकर के शामिल होंगे। तो यहाँ से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश भर के लिए संदेश जाएगा। राज्यों में अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ से भी संदेश निकलेगा किस तरीके से एकजुटता बनती है, लेकिन यहाँ से जो संदेश जा रहा है वो मुझे लगता है कि वो जो एक केंद्रीय संदेश जो है वो जंतर मंतर से ही आज जाएगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर के। और ये एक जनता के बीच मैसेज भी होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार
सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। उस तानाशाही से लड़ने के लिए विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ है और डेमोक्रेसी को बचाना चाहता है। और इसीलिए ये नारा भी दिया गया है कि जिससे डेमोक्रेसी, अब देखिए जो बुशरा जी दिखवा रही हैं कि सड़क पर इंडिया, संसद में तानाशाह, यानी ये मैसेज जो है वो, ये प्ले कार्ड्स इस तरीके के जो हैं, जो सब ये सब लहराए जा रहे हैं, ये जनता के बीच एक संदेश जो है दिया जा रहा है कि मोदी जी जो है वो एक तानाशाह बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बने हैं कि नहीं बने वो अलग का मसला, वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे वो भी एक अलग का मसला है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, तानाशाह बन पाते हैं मोदी जी नहीं बन पाते हैं, वो अलग का एक सवाल है। लेकिन ये संदेश जनता की तरफ, जनता को देने का प्रयास इंडिया की तरफ से किया जा रहा है कि मोदी जी तानाशाही के रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है और इस डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो मोदी जी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उसको सत्ता से बाहर करना होगा। लोकतंत्र तभी बच सकता है और जब लोकतंत्र बचेगा देश तभी बचेगा। तो ये आज का मुझे लगता है राजीव जी, एक तरीके से कहा जाए कि पहला प्रदर्शन जो है, मतलब ये अवसर भी कहा जाए तो मोदी सरकार ने ही उपलब्ध कराया है इंडिया ब्लॉक को कि आप एकजुट होकर के किसी प्रदर्शन मोहम्मद में। अजहरुद्दीन दिखाई दे रहे हैं। जी मोहम्मद अजहरुद्दीन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं और बातें वही हो रही होंगी कि इस जो आप कह रहे हैं, मोरलेस बातें वही हो रही होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर तमाम नेता आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे, अपडेट देना चाहेंगे प्रशांत जी इसमें? जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन मुरादाबाद से एमपी रह चुके हैं और अभी जुबली हिल से हैदराबाद से कैंडिडेट थे। लेकिन राजीव जी, जो बात हो रही थी वो बात वही है कि यहाँ से रास्ता क्या जाता है, तो कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। बदलाव की चाहत है पूरे देश में और ये शुरुआत जो इंडिया गठबंधन की यहाँ से अब हो रही है, वो जाहिर सी बात है कि एक नए पॉलिटिकल रियलिटी को पैदा करेगी। और मैं याद दिलाना चाह रहा था कि 1977 में क्या हुआ था। 77 में एक आखिरी के एक महीने में जनता पार्टी बनी थी, सब नेता जेल में थे और यही स्थिति अभी भी है। ये सब नेता जेल में है। आप ये मत मानिए कोई आजाद है। जो आजाद है उसके यहाँ ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, संसद से बर्खास्तगी है, तो और मीडिया जो है उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। तो ये कैसी आज़ादी? ये वैसे ही आज़ादी है कि आपको खुली जेल में रखा हुआ है। तो इमरजेंसी में जिस तरीके के नेता जेल में थे, आज भी पूरे देश के नेता जेल में ही हैं। महुआ मोइत्रा को बोलने की आज़ादी नहीं है, राहुल गांधी को बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलेंगे तो संसद से बाहर हो जाएंगे। ये सारे विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर बोलेंगे तो संसद से बाहर हो जाएंगे, जंतर मंतर बैठेंगे। तो अगर बोलने की आज़ादी नहीं है तो यही इमरजेंसी जो है वो लगी थी और उस इमरजेंसी का जवाब लोगों ने दिया था। मुझे लगता है कि देश घूम फिर के वही 1977 के जो कालचक्र में वापस आ गया है और सब विपक्षी पार्टियां एक होंगी और यहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा। राजीव जी बिल्कुल आना चाहता हूं एक बार फिर बुशरा जी आपके पास। मोहम्मद अजहरुद्दीन क्या कुछ कह रहे थे अभी, जरा वो बताइए। मीडिया से भी बात कर रहे थे, आप भी वहां थी, क्या कुछ कह रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन जी? देखिए यहाँ पर आपको अब शोर जो है वो आपको सुनाई दे रहा होगा राजीव जी, और तमाम पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आपको लेफ्ट के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे, आपको यहाँ पर कांग्रेस के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता नजर आएंगे, आपको आरएलडी के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आएंगे। आरएलडी के कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा जमावड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की हरे रंग की टोपियां लगाए भाईचारा जिंदाबाद के साथ वो यहाँ पर हैं। लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सीपीएम
सीपीएम के, उन्होंने भी हाथ में अपना झंडा जो है वो लिया हुआ है। कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और देखिए अलग अलग तरीके से लोग जो हैं अपने हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए हैं। वो मैंने आपको दिखाया कि सड़क पर इंडिया संसद में तानाशाह, ये संदीप मिश्रा शायद इनका नाम है, ये लिख कर लेकर आए हैं और देखिए लगातार उनको ये खुशी हो रही है कि हम उनको दिखा रहे हैं, तो वो लगातार उस प्ले कार्ड को अपने हाथ में जो है वो लिए हुए हैं और कुर्सी पर खड़े हैं। और इसी तरह तरीके से अलग अलग इनोवेटिव तरीके से लोग अपनी बात को यहाँ पर कहने के लिए आए हैं जनता के बीच में। उन्हें पता है कि आज यहाँ पर तमाम बड़े दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और आज यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो देश भर में जाएगा। सवाल पूछने पर निलंबन नहीं चलेगा, ये भी हाथ में जो है प्ले कार्ड लिए हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मंच की तस्वीर भी पूरी तरीके से बदलने वाली है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तादाद में जब नेता आ रहे हों तो वक्त पर सबका मंच पर मौजूद रहना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर धीरे धीरे करके तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टियों के उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने तरीके से वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। आज का दिन कई लिहाज से महत्वपूर्ण है जनता में ये मैसेज देने के लिए कि इंडिया गठबंधन देखिए हर मसले पर एकजुट है, एक साथ है। अभी इंडिया गठबंधन की अभी मीटिंग हुई है दिल्ली में और उसके बाद लगातार उस प्रोटेस्ट आपने देखा, कल भी कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन के दल है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट है जो कि ना सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है बल्कि देश भर में ये प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण लोगों तक उन मुद्दों को पहुंचाना, जब आपको बड़ा मीडिया का तबका जो है वो ना दिखाए और सिर्फ सारा दिन सिर्फ आपको एक शख्स की तस्वीर नजर आए और ऐसे में हम जैसे जो मीडिया संस्थान है उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उनको लोगों तक पहुंचना, उनकी आवाज को पहुंचाना, विपक्षी दलों की आवाज को पहुंचाना और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हर जो यहाँ से अपडेट है वो जो हमारे दर्शक हैं उन तक हम पहुंचाएं, उन तक कुछ छूटे ना और वो जो खबरें तलाशते रहते हैं उन मीडिया चैनल्स पर, जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, वो उन वहाँ जो खबरें तलाशते हैं वहाँ ना तलाशें बल्कि हम तक वो जुड़ें और देखें कि हम आपको किस तरह से तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एजेंडे के, सीधे तौर पर वही जो दिख रहा है वो पहुँचाया जा रहा है। इसमें अपना कुछ हम मिलाकर या कोई एजेंडा या कोई नैरेटिव नहीं रख रहे हैं। तो अब मैं स्टेज पर मैं दिखाना चाहूँगी कि स्टेज पर भी हलचल जो है वो बढ़ गई है और मैं फारूक से कहूँगी कि वो स्टेज को दिखाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप बैठा हुआ देख सकते हैं और तमाम पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं और मंच से संचालन की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं को बिठाने, उनको समझाने का जो है वो पूरा सिलसिला जो है वो जारी है। तो मैं आपको लगातार तमाम तस्वीरें पहुंचाऊंगी राजीव जी। अब से कुछ देर में जो भाषण शुरू होंगे वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर भी उनसे भी मैं बात करूं कि उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं कि कैसे उनके नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आज की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, आप यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं उन सबको आप देख सकते हैं यहाँ पर और वो तमाम चेहरे जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनको आप लगातार मीडिया चैनल्स पर देखते रहते हैं, जो अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं, वो सब आप देख पा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और धीरे धीरे ये तस्वीरें जो हैं वो और खासकर स्टेज को भरते हुए आप देखेंगे। जो रिजर्व सीट्स दिखाई दे रही हैं इस पे वो तमाम चेहरे भी नजर आएंगे जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो सकता है कि सोनिया गांधी भी आएँ और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम नेताओं को भी आप देखेंगे दूसरे दलों के नेताओं को भी और CPI के, CPM के और RLD के ये तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले एक तस्वीर और देख रहा था मैं, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस वक्त अमरिंदर सिंह लवली, वो भी पहुंच चुके हैं। आपने देखा अजरुद्दीन को भी, ये तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और
जयराम रमेश भी स्टेज पर हैं। तमाम अलग अलग नेताओं के पहुंचने का क्रम जारी है और ऐसे में जो सपोर्टर्स हैं इन अलग अलग दलों के, और सबसे बड़ी बात कि 146 सांसदों को जिन्हें निलंबित किया गया है उस निलंबन के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन है, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। और इसकी शुरुआत यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से हो रही है और इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देगी वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ जंतर मंतर पर हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जो पल पल की रिपोर्ट वहां से आपको दे रही हैं। वहां के तमाम विजुअल लाइव अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और जो साथी बाद में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आप सबको। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है या ये सवाल कहने का की बात हो रही है क्योंकि तमाम तख्तियाँ वैसी ही लगी हुई हैं। सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया का जो तख्तियाँ हैं ये क्या कुछ कहती हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ है? आप जानते हैं कि पिछले 7-8 दिनों में इस देश में कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। क्या ये 7-8 दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं को रोका जा सकता था? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढे तो एक बार में हाँ और ना में कहें तो हाँ, रोका जा सकता था। लेकिन इसके लिए मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को, उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन वो आगे नहीं आते हैं और सांसदों को सदन से बाहर, दोनों सदनों से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, दोनों सदनों से बाहर कर दिया जाता है। 146 सांसद बाहर हो जाते हैं। उन्हें बाहर करने के बाद एक और कांड होता है, मिमिक्री कांड कहते हैं। लेकिन उस मिमिक्री में भी राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए वो अपनी कम्युनिटी यानी कि जाट समुदाय से जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, उनके अपमान की बात करते हैं। लेकिन मिमिक्री, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मिमिक्री से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन परहेज उससे है जो वीडियो बना रहा होता है, यानी राहुल गांधी से है। आखिर ऐसी बातें क्यों होती हैं ये भी देखना होगा। थोड़ी देर में एक बार फिर से उस वीडियो को दिखाना चाहूँगा, अगर हमारे साथी उस वीडियो को दिखा पाएँ जिसमें जगदीप धनखड़ साहब अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, आहुति की बात कर रहे हैं। उस वीडियो को यहाँ रखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आप एक तरफ सदन के अंदर जो कुछ होता है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होता है, सदन के अंदर तख्तियां लहराई जाती हैं, और दूसरी तरफ उन्हें बाहर कर दिया जाता है। पहले जगदीप धनखड़ साहब को राज्यसभा में क्या कुछ कह रहे थे उसको सुन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम सीधे आपको तस्वीर पहुंचा ही रहे हैं जंतर मंतर से, और उन तस्वीरों को देखिए। और ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे सहयोगी वहाँ पर बुशरा खानम जी मौजूद हैं जो अपनी बात रख रही हैं। देखिए आप पीछे अलका लांबा दिखाई दे रही हैं, रंजीत रंजन दिखाई दे रही हैं, रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता यहाँ आप देख पा रहे हैं। चलिए जरा सुन लेते हैं जगदीप धनखड़ साहब इस मिमिक्री कांड पर, मिमिक्री मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। मिमिक्री हो या व्यंग रचना हो, क्या ये गुनाह है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई कुछ और एक्ट कर रहा है और उस एक्ट को उसका कोई वीडियो बना रहा है, तो क्या ये गुनाह कर रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। आइए ये सब तो हम उस पर चर्चा करेंगे ही। और इन्हीं सब मसलों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन है पूरे देश भर में। पूरे के पूरे 28 दलों के नेता जो हैं वो पूरे देश में, जो इंडिया गठबंधन है वो पूरे देश में आज यानी देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी 11 बजे से होनी थी। अब थोड़ी देर में जैसे ही नेता पहुंचेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे जगदीप धनखड़। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है,
ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। तो सुन रहे थे आप अभी जगदीप धनखड़ साहब जो अपनी बात रख रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि इनको तकलीफ किस चीज से है आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या कुछ हुआ है। बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी मन से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन क्या यहां उन्हें दुखी होना चाहिए था? क्या मिमिक्री और मिमिक्री करते हुए किसी का वीडियो बनाना कोई अपराध है? शायद अभी जो सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं चेंज हुई हैं, जो नियम कायदे चेंज किए गए हैं, उसमें शायद इसे अपराध घोषित कर दिया गया हो। मैं तो नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन आईपीसी की धाराओं में ऐसा नहीं है। इन अपराधों को, इस अपराध जहां तक आईपीसी और सीआरपीसी के जो पुराने धाराएं हैं उनको देखा है, उनको जाना हूं, तो वहां ये अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट